नमस्कार साथियों। जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम बिना किसी संकोच के सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें पर्चे पर दवाइयाँ लिख कर देता है और हम बिना कोई सवाल उठाए उन दवाइयों को मेडिकल स्टोर से खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने डॉक्टर की योग्यता पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका डॉक्टर किसी एक खास बीमारी के लिए खास कंपनी की दवा पर ही इतना अटूट भरोसा क्यों करता है? इसका सीधा जवाब है मेडिकल रिसर्च पेपर्स। डॉक्टर मेडिकल जगत में खुद को अपडेट कर रखने के लिए लगातार प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स में छपने वाले वैज्ञानिक अध्ययनों को पढ़ते हैं। जब वो इन जर्नल्स में देखते हैं कि दुनिया के किसी बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, किसी नामी रिसर्चर या देश के विख्यात डॉक्टर ने एक विस्तृत रिसर्च पेपर लिखा है जो पूरे आंकड़ों के साथ यह दावा करता है कि यह मार्केट में आई हुई नई दवा मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है, तो डॉक्टर का भरोसा उस दवा पर पक्का हो जाता है। डॉक्टर को लगता है यह सच है और वह इस दवा को लिखना शुरू कर देता है। लेकिन अब उस पूरे बैक स्टेज सिस्टम को समझिए जो हमारी नज़रों से दूर बंद कमरों के अंदर काम करता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मशहूर डॉक्टर या प्रोफेसर का नाम उस प्रतिष्ठित रिसर्च पेपर के सबसे ऊपर प्रमुख लेखक के रूप में लिखा है, उसने उस पूरे पेपर का शुरुआती मसौदा खुद लिखा ही नहीं था। यहाँ तक कि उसने रिसर्च के मूल डेटा को अपनी आंखों से देखा तक नहीं था। वास्तव में उस पूरे रिसर्च पेपर का पहला ड्राफ्ट, उसकी रूपरेखा, उसका ग्राफ, उसका निष्कर्ष पर्दे के पीछे बैठी एक मेडिकल राइटिंग कंपनी या मेडिकल कम्युनिकेशन कंपनी ने तैयार किया था। उस नामी डॉक्टर को तो पूरी रिसर्च हो जाने के बाद सिर्फ इसलिए चुना गया ताकि मोटी रकम, एकेडमिक ग्रांट या सिर्फ करियर के क्रेडिट के बदले उस पूरे पेपर पर अपना मशहूर नाम दे सके। कॉरपोरेट कंपनियां इस नाम का इस्तेमाल ढाल की तरह करती हैं, जिससे मार्केट में उस दवा की क्रेडिबिलिटी रातों रात बढ़ जाती है, डॉक्टरों का डर खत्म हो सके और बाजार में दवा की बिक्री को अंधाधुंध बढ़ाया जा सके। मेडिकल साइंस की दुनिया में इस छुपे हुए कॉरपोरेट और व्यवस्थित सिस्टम को कहते हैं घोस्ट राइटिंग। आज हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर बात करेंगे और कोर्ट के उन डॉक्यूमेंट्स, आंतरिक ईमेल और कानूनी मामलों को आपके सामने खोलेंगे जिन्होंने मेडिकल साइंस के इस सबसे बड़े हिडन सिस्टम को दुनिया के सामने पूरी तरह से उजागर किया। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विवादित मेडिकल मामलों में से किसी एक को देखना होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1999 में सामने आया, जब फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी और दिग्गज कंपनी मर्क कंपनी ने गठिया और जोड़ों के दर्द के पीड़ित मरीजों के लिए एक नई दवा बाजार में उतारी जिसका नाम था विऑक्स। इस दवा की मार्केटिंग इस तरह से की गई कि पारंपरिक पेन किलर्स के मुकाबले पेट को कोई नुकसान पहुंचाए बिना दर्द को तुरंत गायब कर देती है। यह दवा बाजार में आते ही बेहद लोकप्रिय हुई और दुनिया भर में डॉक्टरों ने करोड़ों मरीजों को यह दवा धड़ल्ले से लिखना शुरू कर दिया। मर्क कंपनी ने इससे अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया। कुछ ही वर्षों में इस दवा के इस्तेमाल के बाद एक गंभीर और डरावनी समस्या सामने आने लगी। अलग अलग अस्पतालों में यह पैटर्न दिखने लगा कि जो मरीज नियमित रूप से विऑक्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें अचानक हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हर तरफ से दबाव और स्वतंत्र वैज्ञानिकों के विरोध के बाद साल 2009 में मर्क कंपनी को इस दवा को दुनिया भर के बाजारों से वापस मंगाना पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने आए आंकड़ों के विश्लेषण में अनुमान लगाया गया कि विऑक्स के इस्तेमाल से लगभग 38,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जब पीड़ित परिवारों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मर्क कंपनी के खिलाफ अदालतों में बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज किए, तो कानूनी प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के आदेश पर कंपनी के आंतरिक दस्तावेज, सीक्रेट मेमो, अधिकारियों के आपसी ईमेल सामने आए। इन ईमेल्स ने चिकित्सा जगत के शीर्ष विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। बात साल 2008 की है, जब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित जर्नल जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में पूरे मामले की एक अहम जांच रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में स्वतंत्र रिसर्चर्स की एक टीम ने मर्क के 250 से अधिक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की जांच की थी। इस व्यापक समीक्षा में यह कड़वा सच आधिकारिक तौर पर सामने आया कि मर्क कंपनी अपने दवा को मार्केट में पूरी तरह सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी दवाओं से बेहतर प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़े व्यवस्थित घोस्ट राइटिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। दस्तावेजों से यह भी साफ हुआ कि कंपनी के अपने कॉरपोरेट कर्मचारियों या उनके द्वारा भारी भरकम फीस पर हायर की गई बाहरी मेडिकल राइटिंग कंपनियों ने क्लिनिकल ट्रायल पेपर के शुरुआती ड्राफ्ट खुद अपनी मर्जी के मुताबिक लिखवाए थे। जब ये पेपर्स पूरी तरह से तैयार हो गए तब कंपनी की मार्केटिंग टीम ने देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और डॉक्टरों से संपर्क किया, उन्हें ऑफर दिया कि वे इस पेपर पर अपना नाम शामिल करने की अनुमति दें।
इन पेपर्स को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश कराया गया, जबकि इनके पीछे की असली लेखन प्रक्रिया और कॉरपोरेट भूमिका सामने आती ही नहीं। आम डॉक्टरों ने इन बड़े नामों को देखकर पेपर को पूरी तरह निष्पक्ष माना और अनजाने में लाखों मरीजों की जान जोखिम में डाल दी। यहाँ हमें रुक कर गहराई से विश्लेषण करना होगा कि यह पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। यह कोई अचानक या अनजाने में होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी कॉरपोरेट इंजीनियरिंग है जो कई स्तरों पर काम करती है। इस पूरी व्यवस्था को हमने मुख्य 5 स्टेप्स के माध्यम से बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है। नंबर 1 पे आती है फार्मा कंपनी। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से। जब कोई बड़ी कंपनी करोड़ों डॉलर खर्च करके लैब में एक नई दवा विकसित करती है तो कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स का एकमात्र लक्ष्य होता है कि उस भारी निवेश को जल्द से जल्द बड़े मुनाफे में बदला जा सके। इसके लिए ज़रूरी होता है कि दवा के पक्ष में एक मजबूत वैज्ञानिक माहौल तैयार किया जाए ताकि बाजार में उसकी मोनोपोली बन सके। नंबर 2 पे आती है मेडिकल राइटिंग कंपनी। फार्मा कंपनियां ऐसे पेपर सीधे अपने नाम से नहीं लिखती। इसके लिए वे थर्ड पार्टी मेडिकल राइटिंग या मेडिकल कम्युनिकेशन कंपनियों को हायर करती हैं। इन कंपनियों का काम रिसर्च पेपर तैयार करना होता है। कुछ मामलों में डेटा और उनके पेश करने के तरीके को इस तरह से तैयार किया जाता है कि दवा के रिस्क कम नजर आए और उसके फायदे ज़्यादा दिखाए जाएं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, पेपर का ड्राफ्ट। यह मेडिकल राइटिंग कंपनी फार्मा कंपनी के इशारे पर पूरा रिसर्च पेपर तैयार कर लेती हैं। इनमें इंट्रोडक्शन से लेकर टेबल्स, ग्राफ और फाइनल कंक्लूजन सब पहले से तय मार्केटिंग एजेंडे के अनुसार लिखा जाता है। इसे मेडिकल की भाषा में घोस्ट रिटन पेपर कहा जाता है, क्योंकि जिसने इसे वास्तव में अपने हाथों से रिसर्च करके विश्लेषण करके लिखा होता है उस असली लेखक का नाम अंतिम पब्लिश हुए पेपर में कहीं भी दर्ज नहीं होता। उसे पूरी तरह से हिडन रखा जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, द गेस्ट ऑथर। अब सवाल आता है कि इस तैयार पेपर को समाज और डॉक्टरों के बीच विश्वसनीय कैसे बनाया जाए। इसके लिए ये एजेंसियां और फार्मा कंपनियां मिलकर देश और दुनिया के बड़े मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों या यूनिवर्सिटीज़ के नामी प्रोफेसरों और डॉक्टरों को ढूंढती हैं। इन्हें की ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है। इन प्रतिष्ठित डॉक्टरों को इस पहले से तैयार पेपर का या प्रमुख लेखक बनने का निमंत्रण दिया जाता है। कई बार इसके लिए एकेडमिक फंड्स दिए जाते हैं, तो कई बार डॉक्टरों को लगता है कि बिना किसी मेहनत के उनके प्रोफाइल में एक बड़ा इंटरनेशनल रिसर्च पेपर जुड़ रहा है। डॉक्टर का नाम जुड़ते ही पेपर का रातों रात एकेडमिक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। अब अगर आपको लगता है कि मर्क और वियॉक्स का मामला मेडिकल हिस्ट्री की कोई इकलौती घटना थी, तो आपको कॉर्पोरेट घोस्ट राइटिंग के एक और बहुत बड़े व्यापक कानूनी मामले को देखना होगा। यह मामला है वायद फार्मास्यूटिकल कंपनी का। यह कंपनी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी दवाएं बनाने के लिए जानी जाती थी और विशेष रूप से मोनोपोज के लक्षणों को ठीक करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की 2 बेहद लोकप्रिय दवाएं बनाती थी। नंबर 1 का नाम था प्रेमारिन और दूसरी का नाम था प्रोम्पो। इन दवाओं का बाजार बहुत बड़ा था और दुनिया भर में लाखों महिलाएं इनका सेवन कर रही थी। लेकिन कहानी में एक गंभीर मोड़ तब आया जब साल 2002 में एक बहुत बड़े सरकारी और स्वतंत्र अध्ययन वीमेंस हेल्थ इनिशिएटिव के शुरुआती नतीजे सामने आए। इस अध्ययन में यह चौंकाने वाला तथ्य मिला कि जो महिलाएं लंबे समय से इन हार्मोन्स दवाओं का इस्तेमाल कर रही थी उनमें ब्रेस्ट कैंसर, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स जमने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया और पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों ने वायद कंपनी के खिलाफ अदालतों में हजारों मुकदमे दायर कर दी। जब ये मुकदमे अमेरिकी अदालतों में चले तो कोर्ट केस के दौरान पब्लिश हुए दस्तावेजों ने इन पूरी घोस्ट राइटिंग व्यवस्था को अंदर से पूरी तरह उजागर कर दिया। इस ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के दौरान कंपनी ने लगभग 1500 आंतरिक और गोपनीय दस्तावेज आम जनता और शोधकर्ताओं के सामने आए। इन दस्तावेजों की जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि वायद कंपनी ने क्रेडिबिलिटी का एक नकली जाल बुनने के लिए डिजाइन राइटिंग इंटरनेशनल नामक एक मेडिकल पब्लिशिंग कंपनी को काम पर रखा था और उन्हें भारी भरकम बजट दिया गया था। इस कंपनी का एकमात्र व्यावसायिक काम ऐसे मेडिकल लेख, रिव्यूज़ और रिपोर्ट्स तैयार करना था जो लगातार डॉक्टरों के बीच यह संदेश भेज सके कि हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके फायदे नुकसान के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं और स्तन कैंसर के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। वायद ने एक मेडिकल सप्लीमेंट की लगभग 1,28,000 कॉपियाँ डॉक्टर्स को भेजी थी और 1500 एक्स्ट्रा कॉपीज अपनी बिक्री टीम को दी थी। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में मिले आंतरिक ईमेल से यह पूरी तरह साफ हो गया कि सारे लेख पूरी तरह से उस पब्लिशिंग कंपनी के कॉर्पोरेट लेखकों द्वारा लिखे गए थे और बाद में देश के नामी और प्रतिष्ठित एकेडमिक नामों के साथ इन लेखों को जर्नल्स में पब्लिश कराया गया था ताकि समाज और डॉक्टरों में दवाओं के प्रति किसी भी तरह का डर पैदा न हो। यह पूरी तरह से विज्ञान की आड़ में किया जा रहा मार्केटिंग कैंपेन था। इस पूरी खोजी कहानी के पड़ाव पर हमें मेडिकल रिसर्च के ढांचे को गहराई से समझने के लिए इसके 2 प्रमुख महत्वपूर्ण
और चालाकी भरे शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना होगा। इन पदों का इस्तेमाल कॉर्पोरेट कंपनियां विज्ञान को गुमराह करने के लिए करती हैं। पहला पद होता है घोस्ट ऑथर। यह वह प्रोफेशनल लेखक या रिसर्चर होता है जिसने पेपर तैयार करने में वास्तविक भूमिका तो निभाई होती है, लेकिन प्रकाशित पेपर में इसका नाम कहीं नहीं होता है। इसे इतिहास के पन्नों से गायब करके एक भूत बना दिया जाता है। नंबर 2 दूसरा पद होता है गेस्ट ऑथर, जिसे कई बार गिफ्ट ऑथर भी कहा जाता है। यह वह सम्मानित डॉक्टर प्रोफेसर होता है जिसकी वास्तविक भूमिका पेपर पर लेखक के रूप में दिखाई देने वाली भूमिका से बहुत कम होती है और कई मामलों में उस पेपर का मूल ड्राफ्ट खुद नहीं लिखा होता। लेकिन चूंकि मेडिकल जगत में एक बड़ी प्रतिष्ठा होती है और उनके नाम पर कोई सवाल नहीं उठाता, इसलिए अंतिम जर्नल में उनका नाम सबसे ऊपर प्रमुख लेखक के रूप में लगा दिया जाता है। इस पूरी हिडन और व्यवस्थित व्यवस्था का सीधा और भयानक असर किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरे विश्व की चिकित्सा प्रणाली पर पड़ता है। सीधे तौर पर मरीजों के इलाज और उनके जीवन पर पड़ता है। इसके मुख्य रूप से 4 बड़े और गंभीर प्रभाव होते हैं। नंबर 1, डॉक्टरों तक पहुंचने वाली जानकारी। हमारा डॉक्टर अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में पूरी तरह से उसी जानकारी पर निर्भर होता है जो वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से उन तक पहुंचती है। जब विज्ञान के इस मुख्य स्रोत को ही कॉर्पोरेट हितों के लिए प्रदूषित कर दिया जाता है तो डॉक्टरों तक जो जानकारी पहुंचती है वह पूरी तरह से स्वतंत्र या शुद्ध नहीं होती, बल्कि उसमें फार्मा कंपनियों का एक बहुत बड़ा हिडन मार्केटिंग इन्फ्लुएंस शामिल होता है। डॉक्टर अनजाने में उस जानकारी को परम सत्य मान लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, दवाओं की धारणा। घोस्ट राइटिंग के इस पूरे खेल के जरिए बाजार में कुछ खास और अधिक महंगी दवाओं की एक ऐसी परसेप्शन बना दी जाती है कि वे दवाएं मरीजों के लिए सबसे बेस्ट और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके कारण कई बार पुरानी और सस्ती, जांची परखी और सुरक्षित दवाएं मार्केट से पूरी तरह से बाहर कर दी जाती हैं, जिससे आम मरीज को आर्थिक नुकसान भी होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। चिकित्सा का सबसे बुनियादी नियम है कि इलाज हमेशा सही और सटीक तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन जब कैंसर, हृदय रोग या डायबिटीज जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के वास्तविक रिस्क फैक्टर्स और साइड इफ़ेक्ट्स को पेपर्स में छुपा दिया जाता है तो उसके आधार पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उपचार संबंधी लिए गए निर्णय भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। इसका खामियाजा मरीजों की अपनी सेहत और कई बार अपनी जान गंवाकर भी भुगतना पड़ता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। जब साइंटिफिक रिसर्च और सत्य की खोज कॉर्पोरेट मुनाफे, स्टॉक मार्केट के शेयर्स और मार्केटिंग प्राथमिकताओं से पूरी तरह से प्रभावित होने लगती है तो विज्ञान की यह वास्तविक निष्पक्षता और पवित्रता कमज़ोर पड़ने लगती है, जिस पर पूरी मानवता का भरोसा टिका है। चिकित्सा विज्ञान जब सत्य की खोज छोड़कर कॉर्पोरेट मुनाफे का जरिया बन जाए तो समाज का सबसे बड़ा स्तंभ ढह जाता है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यह उठता है कि एक आम इंसान या एक जागरूक समाज के रूप में हमारे पास क्या रास्ता बचता है। हम इस कॉर्पोरेट नैरेटिव के जाल से खुद को कैसे बचाएं? एक जागरूक पाठक, एक जिम्मेदार नागरिक, एक क्रिटिकल थिंकर के रूप में जब भी हम मुख्य धारा के मीडिया में, टीवी पर या सोशल मीडिया पर किसी बड़े मेडिकल दावे या किसी जादुई रिसर्च के बारे में सुने तो हमें आंख बंद करके उस पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उस दावे की बुनियादी प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। अगर आप किसी मेडिकल रिसर्च पेपर को खुद देख रहे हैं तो हमेशा उस पर बिल्कुल अंत में दी गई कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ों की जांच बहुत बारीकी से करनी चाहिए। नंबर 1, फंडिंग। हमेशा पेपर के अंत में देखें कि इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च पर खर्च किसने उठाया है, उसे स्पॉन्सर किसने किया है। क्या रिसर्च करने वाली संस्था या लैब को उसी फार्मा कंपनी से कोई बड़ा फंड या ग्रांट मिली है जिसकी दवा की जांच उस पेपर में हो रही थी। अगर पैसा दवा बेचने वाली कंपनी का है तो नतीजों पर संदेह करना स्वाभाविक है। नंबर 2 पे आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रतिष्ठित जर्नल्स में डॉक्टरों को यह कानूनी घोषणा करनी पड़ती है कि क्या उनका उस दवा कंपनी के साथ कोई सीधा या अप्रत्यक्ष आर्थिक संबंध है। हमेशा चेक करें कि क्या पेपर पर नाम दर्ज करने वाले डॉक्टरों को उस दवा कंपनी से कोई व्यक्तिगत सैलरी, कंपनी के शेयर या कोई बड़ा कंसल्टेंसी एग्रीमेंट मिला हुआ है। नंबर 3 पे आता है कंट्रीब्यूशन डिटेल। आज के दौर में बढ़ते विवादों को देखते हुए कई अच्छे और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स ने अब पेपर के अंत में यह साफ साफ लिखना अनिवार्य कर दिया है कि किस लेखक ने वास्तव में काम किया है, जैसे मूल डेटा किसने इकट्ठा किया, उसका नंबर से विश्लेषण किसने किया, पहला ड्राफ्ट किसने लिखा और उसका फाइनल रिव्यू किसने किया। अगर आप इस हिस्से को ध्यान से पढ़ेंगे तो पर्दे के पीछे छिपे असली कॉर्पोरेट लेखक की भूमिका आपके सामने साफ आ जाएगी। विज्ञान का सबसे बड़ा और बुनियादी नियम यह है कि तथ्यों की प्रामाणिकता की निरंतर जांच करना है और हर दावे पर सवाल उठाना है। बिना पूरी जानकारी के किसी भी कॉर्पोरेट नैरेटिव या मार्केटिंग एजेंडे को सच के रूप में स्वीकार कर लेना विज्ञान के मूल सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है। इस पूरी छुपी हुई व्यवस्था और मेडिकल रिसर्च के इस कड़वे सच के बारे में आपकी क्या राय है?
क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी मेडिकल रिसर्च और दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल को पूरी तरह से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।